इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, असम सरकार एक कानून लाना चाहती है। क्या है वो कानून और क्यों उसको कंपेयर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कानून को लेकर। हाल ही में हम सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया है, उस पर एक ऑर्डिनेंस पास किया था। हालांकि उसी दिन हाई कोर्ट ने सुबह टिप्पणी करी थी डबल जज की बेंच ने, और उन्होंने कहा था कि लड़का लड़की किससे विवाह करेगा और क्या करेगा ये उसका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन उसी दिन शाम को योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक थी जिसमें वो डिस्कशन होने वाला था, और उन्होंने लव जिहाद को लेकर यानी कि एंटी लव जिहाद कानून पास किया। और उस कानून में ये व्यवस्था रखी कि कोई भी व्यक्ति जो कन्वर्जन करता है वो कन्वर्जन करके विवाह नहीं कर सकता है, और साथ में ये व्यवस्था भी रखी कि अगर आप कन्वर्जन करते हैं चाहे विवाह से पहले या विवाह के बाद, तो आपको एक एफिडेविट के साथ एक अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होना होगा और 1 महीना पहले से आपको वो सूचना देनी होगी। हम सब जानते हैं कि ऐसे 8 राज्यों में लव जिहाद के मामले या 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया गया है। हमने पीछे भी एक पूरा डिटेल डिस्कशन उस पर किया था, जिसमें हमने कहा था कि राजस्थान ने आज़ादी से पहले किस प्रकार कन्वर्जन को रोक लगाई थी, और उसके बाद संसद में भी 1954 में, 1957 में, 1976 में, 1975 में ऐसे बहुत सारे विधेयक लाए गए जिनमें कन्वर्जन को रोका जाए और एंटी कन्वर्जन लॉज पास किए जाएं। और कन्वर्जन जिस तरह से भी हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद के मामले में हो रहा हो, चाहे वो मिशनरियां कर रही हों या कोई और अन्य अथॉरिटी का और व्यक्ति कर रहा हो, वो कन्वर्जन रोका जाना चाहिए। असम ने इन सभी से 2 कदम आगे बढ़कर एक बात कही है, और वो कहते हैं कि चुनाव चूंकि नज़दीक है असम में, इसलिए असम की बहनों को उन्होंने ये आग्रह किया है कि आप आगे आइए, असम को ऊपर बढ़ाइए और असम में आप चुनाव लड़िए। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम महिलाओं को बाहर निकालना चाहते हैं, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो विवाह करने जा रहा हो, कि रिलीजन की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने कोई भी व्यक्ति जो विवाह करने जा रहा हो उसको 10 चीजें 1 माह पहले विथ एफिडेविट अथॉरिटी के सामने देनी होगी, और उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास ये है, जो कि वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो इंफॉर्मेशन दूसरे पक्ष को दी जा सके। ये दोनों ही पक्षों के लिए है, लड़के को भी देना पड़ेगा और लड़की को भी देना पड़ेगा। क्या है, उन्होंने कहा सबसे पहला कि उसको ये बताना पड़ेगा कि उसका संप्रदाय कौन सा है, उसको विद एफिडेविट बताना पड़ेगा उसका संप्रदाय कौन सा है, उसको ये बताना पड़ेगा कि उसकी आमदनी क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा कि उसका अथराइज्ड एड्रेस क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके आमदनी का सोर्स क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा पहले से उसके विवाह का स्टेटस क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा कि उसके पारिवारिक पोजीशन क्या है, उसकी जॉब्स क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, और उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं जो विवाह के बाद पत्नी को वो दे सकता है। पत्नी अगर राजी है तो विवाह कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी रिलीजन को लेकर ये नहीं कहना चाहते कि वो विवाह कर सकती है, नहीं कर सकती, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाह से पूर्व उसको सूचना जरूर देनी है और एक अथॉरिटी के सामने एक एफिडेविट विद एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के मामले में डिसाइड कर चुका है, बहुत पहले 2011 का आई थिंक जजमेंट है, जिसमें उसने कहा था कि किसी भी राज्य में कोई भी विवाह होगा वो एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन मस्ट होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। लेकिन उस जजमेंट में एक लूज पोल ये था कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके विवाह को इनवैलिड भी नहीं कहा जाएगा, यानी कि विवाह वैलिड होगा, लेकिन मस्ट है कि उसको विवाह रजिस्टर करवाना पड़ेगा किसी भी अथॉरिटी के सामने जो रजिस्ट्रार है या जो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी है। असम ने भी अब विवाह को कंपलसरी करने का फैसला किया है। उनके एक मिनिस्टर, हम अक्सर विश्व शर्मा जी की बात सुनते हैं, वो बहुत सारे स्टेटमेंट इस प्रकार से देते रहे हैं। विश्व शर्मा जी ने कल एक
एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम किसी का विवाह कौन से रिलीजन में हो ये रोकने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी को ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो किसके साथ विवाह करे, लेकिन हम ये विवाह की जो कंडीशन है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को हम कंपल्सरी कर रहे हैं। कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, उसको विवाह के समय ये एफिडेविट देना पड़ेगा और दूसरे पक्ष को बताना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि ऐसा अभी, हालांकि उनका केवल स्टेटमेंट है, लॉ बनाते हैं तो वो कैसा बनाते हैं ये सामने आएगा कुछ समय में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करने से एक लाभ होने वाले हैं। पहला लाभ इस विषय पर यह होने वाला है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना पड़ेगा। अगर कोई भी शादी हो रही है और उसके पास पहले से प्रायर परमिशन नहीं है विवाह करने की, तो पुलिस को भी अधिकार होगा और प्रशासन को भी अधिकार होगा कि उस विवाह में जाए और जाकर पूरी सूचना ले। मुझे लगता है इस कानून में एक व्यवस्था और जो कर देनी चाहिए, अगर नहीं की गई है, कि ऑन स्पॉट भी, यानी कि अगर पहले से पूर्व सूचना नहीं दी गई है और पहले से इस पर एफिडेविट नहीं फाइल किया गया है, तो फिर ऑन स्पॉट भी पुलिस अथॉरिटी को ये पावर होगी कि कुछ फीस जमा करवा के, यानी कि कुछ पेनल्टी फीस जमा करवा के वहां पर उपस्थित लोगों की उपस्थिति में एफिडेविट साइन करवाया जाए, फोटोग्राफ्स मेंटेन की जाए, मैजिस्ट्रेट लेवल का कोई अधिकारी बुलाया जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने वो रजिस्टर हो जिसमें वो कहता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि लड़कियों को धोखा देकर, यानी कि अपनी संप्रदाय, अपनी जाति छुपाकर, अपना प्रोफेशन छुपाकर, अपनी आमदनी छुपाकर, अपना परिवार छुपाकर, या बहुत सारी अपनी चीज़ें एजुकेशन सहित छुपाकर वो विवाह करते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं और वो बताना पड़ेगा। ऑन एफिडेविट अगर वो बताता है और उसमें कुछ फॉल्ट पकड़ा जाता है तो विवाह को भी इनवैलिड घोषित किया जाएगा। विवाह विद द फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड के साथ विवाह किया गया है, इस विवाह को वॉइडेबल बनाया जा सकता है कि ये विवाह ऐसी पोजीशन में वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब होता है कि शून्य करनी है। यदि दूसरा पक्षकार चाहे तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई थी और छुपाकर हमको विश्वास में लेते हुए हमसे विवाह किया था, इसलिए ये धोखे का विवाह है और धोखे से किया गया विवाह मान्य नहीं है। इसलिए मुझे आसानी से इनसे छुटकारा दिलवाया जाए, साथ में कॉम्पनसेशन भी दिया जाए। क्योंकि इन्होंने मेरी भावनाएं आहत की हैं, इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और झूठ बोलकर अगर शारीरिक संबंध बनाए गए हैं तो हम सब जानते हैं कि धारा 375 और 376 इंडियन पीनल कोड के तहत वो रेप की कैटेगरी में आने लगता है और वो रेप कहलाता है अगर किसी के साथ फ्रॉड करके शारीरिक संबंध बनाया गया हो या किसी के साथ फ्रॉड करके विवाह संबंध बनाया गया हो, तो वो एक हद तक रेप की कैटेगरी में लेकर जाया जा सकता है। इसलिए इन मामलों में मुझे लगता है कि ये बात तो बहुत छोटी सी कही गई है, लेकिन इसकी गंभीरता बड़ी खतरनाक है और हर स्टेट को जिसने भी लव जिहाद के अगेंस्ट में लॉ बना रखा है, उन स्टेटों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने यहाँ स्टेट अमेंडमेंट लाकर विवाह करने से पहले, जैसा कि कन्वर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कन्वर्जन अगर आप करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों कन्वर्जन करते हैं और आपकी रिलीजियस मान्यताएं क्या हैं और आप कन्वर्जन के पर्पज से कितना तैयार हैं। क्या आप विवाह के उद्देश्य से कन्वर्जन कर रहे हैं या किसी लालचवश कन्वर्जन कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कारण से कन्वर्जन कर रहे हैं? वो आपको सिद्ध करना होगा कि आप कन्वर्जन अपनी चाह से, अपनी इच्छा से और किसी रिलीजन से प्रभावित होकर कन्वर्जन कर रहे हैं, ना कि विवाह के उद्देश्य से कन्वर्जन। ये सारी चीज़ें असम में इंक्लूड होनी चाहिए और असम ने जो 10 पॉइंट बताए हैं कि ये चीज़ें ऑन एफिडेविट देनी पड़ेंगी, मुझे लगता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, बल्कि सेंट्रल को ये कानून पास कर देना चाहिए कि किसी भी प्रदेश में अगर कोई विवाह होता है तो विवाह के समय से पूर्व ये सूचनाएं आपको देनी पड़ेंगी, जो दूसरे पक्षकार को भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, दूसरे पक्षकार को देनी पड़ेगी। उसमें ये लिखना पड़ेगा कि मैं विवाह में दहेज नहीं ले रहा हूं, मैं दहेज के विरुद्ध हूं और दहेज किसी प्रकार से मान्यता नहीं रखता है और मैं ये वचन देता हूं ब्ला ब्ला ब्ला। जो हिंदू मैरिज में 7 फेरे लेकर 7 वचन दिए जाते हैं, वो वचन मुझे लगता है लड़के और लड़की को विवाह संपन्न करने से पूर्व एक अथॉरिटी के सामने, जिसके सामने ये सारी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेंगी, उस अथॉरिटी के समक्ष वो करना चाहिए और वो एक लीगल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। अभी तक एक जो सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस, क्योंकि हिंदू मैरिज को सेक्रीफाइस कहते हैं, मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद कॉन्ट्रैक्ट कह गए कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और क्रिश्चियनों में
ये जो विवाह संबंध है उसको प्लूटो और सुकरात कह गया है कि आपस में संबंध, आप लड़के और लड़की का संबंध सिर्फ एंजॉय करने के लिए होता है, ना कि किसी ऑब्लिगेशन के लिए। तो ये सारे ऑब्लिगेशंस बनाए जाने चाहिए और इन पर वचन की प्रमाणिकता होनी चाहिए, जिस पर सिग्नेचर हो और जो लीगल डॉक्यूमेंट बने। मुझे लगता है कि असम सरकार को साधुवाद कहना चाहिए कि उन्होंने वो करने की बात कही है जिससे कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। कुछ क्लॉजेज अगर वो नहीं जोड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से बोरो कर लेने चाहिए, मध्य प्रदेश के कानूनों से बोरो कर लेने चाहिए, और बाकी जो उन्होंने अश्विन बनाम सीमा बनाम अश्विन कुमार का जजमेंट को अपने यहाँ लागू करने की बात कही है वो तो काबिल तारीफ है, और सभी देश के सभी कोनों में ये कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर ऐसा न करें तो फिर इन पर एक भारी पेनाल्टी की व्यवस्था और कुछ समय तक कारावास की व्यवस्था भी की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये कानूनों का भारत में इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़कर आना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।